शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां देते रहे और आखिरकार अपनी तरफ से सीज़फायर को आगे बढ़ा दिया है, तो वहीं ईरान का जो रुख था वो उससे टस से मस नहीं हुआ है। इन सबके बीच मंगलवार रात को शहर के बीच मिसाइलों के साथ चली इजरायली सेना। हजारों समर्थकों ने साथ में रैली की। ईरान ने संदेश दिया कि पूरा देश साथ है और इस बार वो पहले से ही तैयार है। उसकी मिसाइलें दुश्मन का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। रात का वक्त है, सड़कों पर हजारों ईरानी लोगों का हुजूम है और साथ में दिख रही हैं ईरान की ताकतवर मिसाइलें। ये एक जख्मी शेर की दहाड़ है जो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों से अकेले लड़ा और ना किसी हमले ना ही किसी धमकी से झुका। बल्कि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार किया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान की राजधानी तेहरान समेत दूसरे शहरों में खुर्रम शहर और कद्र बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन हुआ। मिसाइलों के साथ गाड़ियों पर कलाश्निकोव जैसी राइफलों के साथ लोग खड़े थे। माना जा रहा है कि ये लोग IRGC के हो सकते हैं। ये ईरान के लोग हैं जो तब घरों में नहीं छुपे थे जब अमेरिका और इजराइल यहाँ ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे थे। अपने देश के झंडे के साथ ये संदेश है कि ना ही अमेरिका की गैर जरूरी शर्तों पर समझौता होगा और ना ही किसी तरह का कोई सरेंडर होगा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC के सदस्य एक कार्यक्रम में मोबाइल लॉन्चर पर बैलिस्टिक मिसाइल भी लेकर आए। ये वही खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसने इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया तक में दुश्मनों के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर डाला था। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती है। ये मध्यम से लंबी दूरी तक वार कर सकती है, करीब 2000 किलोमीटर तक जाकर टारगेट को खत्म कर सकती है। इसकी रेंज में पूरा इजराइल है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकाने हैं। 1500 किलोग्राम वजन का विस्फोटक ले जा सकती है। पिछले महीने ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर एडवांस खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। निशाने पर इजरायली सैन्य अड्डे थे। तेहरान में मोबाइल लॉन्चर पर लाई जा रही ये कद्र मिसाइल कही जा रही है। इसने भी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर खूब तबाही मचाई थी। कद्र 110 ईरान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM है। इसकी मारक क्षमता 1800 से 2000 किलोमीटर तक है। ये करीब 650 किलो से 1000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकती है। कद्र मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, यानी कहीं भी ले जाकर कम समय में लॉन्च कर सकते हैं। जब एक और इस्लामाबाद में शांति वार्ता की बातचीत के लिए दोनों ईरान को भी और अमेरिका को भी इस्लामाबाद बुलाने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ ईरान के अंदर जो है खुर्रम शहर 4 और फतेह जैसी मिसाइलों को प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल के देशभक्ति के नारे लगाने लगे। ये बात बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ईरान ने एक तो अमेरिका और इजराइल को धमकाने की कोशिश की, चेताने की कोशिश की है कि आप ये मत सोचिए कि हम अभी पीछे हट जाएंगे। दूसरा, वो ये भी चाह रहे हैं कि उनके ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं सब एकजुटता रहे, नेशनलिज्म बना रहे। और तीसरा, ये भी दिखाने की कोशिश थी कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान की ये शक्तिशाली मिसाइलें रडार को चकमा देने में सक्षम मानी जाती हैं। ईरान ने इन्हीं मिसाइलों और अपने कामिकाज़े ड्रोन्स के जरिए 40 दिनों तक अमेरिका और इजराइल का सामना किया। युद्ध और युद्ध विराम के दौरान ट्रंप दावा करते रहे कि ईरान के हथियार भंडार नष्ट हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट इससे अलग कहती है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी उसके युद्ध से पहले के ड्रोन का बड़ा हिस्सा मौजूद है। अगर मरम्मत और रिकवरी का काम पूरा हो जाता है तो वो अपने पुराने ड्रोन स्टॉक का करीब 70% तक फिर से हासिल कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इसे लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचा रखा है। सीज फायर के बीच वो इस ताकत को और भी बढ़ाकर युद्ध में लड़ने के लिए खुद को और भी मजबूत कर रहा है। अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के पास करीब 70% बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। साथ ही मिसाइल लॉन्चर्स भी अभी चालू हालत में हैं। ईरान की मिसाइल सिटीज और पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगें मिसाइलों और ड्रोन्स को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। माना जा रहा है कि कई लॉन्चर्स जो हमले में दब गए थे उन्हें ईरान फिर से निकाल रहा है। माना जाता है कि ईरान के पास अभी भी हजारों मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं और अगर फिर से युद्ध भड़का तो उनका इस्तेमाल वो खाड़ी देशों पर कर सकता है, यहाँ मौजूद अमेरिकी अड्डों पर कर सकता है, इजराइल पर कर सकता है। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बावजूद ईरान लगातार कहता रहा है कि वो किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार है, फिर चाहे वो जंग कितनी ही लंबी क्यों ना चले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से शहर के बीच यहाँ पर देखिए प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर के बीच मिसाइलों के साथ इजरायली सेना चलती हुई नजर आ रही है और हजारों समर्थक आपको इस रैली के बीच नजर आ रहे हैं। ईरान ने अपनी तरफ से ये संदेश दे दिया है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो वासी हैं, उन्होंने एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया हो। इस तरह की कई बार तस्वीरें ईरान से पहले भी सामने आ चुकी हैं और अपने जो वहाँ पर हुक्मरान हैं उनके साथ किस तरह से एकजुटता के साथ पूरा देश खड़ा है, ये संदेश भी वहाँ की आवाम दे रही है। ईरान ये संदेश सड़कों पर उतर कर दे रहा है कि पूरा देश इस युद्ध के समय में एक साथ है और इस बार वो पहले से ज़्यादा तैयार है। उसकी मिसाइलें दुश्मन का जवाब देने के लिए मौजूद है और हर खतरे का सामना करने के लिए ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है। तो अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर विवाद की मियाद बढ़ा दी है। ट्रंप ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखते हुए कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर अमेरिका युद्ध विराम बढ़ा रहा है। लेकिन क्या यही सच है? तो जो रिपोर्ट्स हैं वो युद्ध विराम के बढ़ने की अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। आपको हम बताएंगे कि कैसे और क्यों ट्रंप को खुद सामने आकर ईरान की चुप्पी के बीच भी सीज फायर को आगे बढ़ाना पड़ा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और ना जाने कितनी तारीख। ट्रंप खुद सीज़फायर की तारीखों में उलझ गए हैं और फिर दे डाली है उन्होंने अब की बार गुमनाम तारीख। युद्ध में उन्होंने कितनी बार दी है तारीख, आज की तारीख में ट्रंप को खुद नहीं मालूम कि उन्होंने धमकियों के साथ सीज़फायर की अब तक कितनी दी है तारीख। अमेरिकी समय के मुताबिक बुधवार रात 8 बजे 14 दिनों का सीज़फायर खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रंप ने उससे पहले ही फिर सीज़फायर बढ़ा दिया। हालांकि इस बार सीज़फायर कितने दिनों तक रहेगा इसकी तारीख नहीं बताई। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, ईरान की सरकार इस समय बटी हुई है। सीज़फायर पर पाकिस्तान की गुजारिश पर बातचीत होने तक अमेरिका हमले नहीं करेगा। जब तक ईरान के प्रतिनिधि संयुक्त प्रस्ताव नहीं लाते, सीज़फायर तब तक बढ़ाया जाता है। जब तक ईरान कोई प्रस्ताव सामने नहीं लाता है और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। लेकिन होर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी, सेना वहां पहले जैसे ही सक्षम बनी रहेगी। ये ट्रंप का सीज़फायर को लेकर एक तरफा बयान है। इसमें ईरान की तरफ से कोई बातचीत, कोई गुजारिश नहीं की गई, क्योंकि ईरान तो झुकने के बजाय और ज्यादा अड़ गया है। वो लगातार कहता रहा है धमकियों पर झुकेंगे नहीं। ऐसी खबरें आ रही है कि ईरान के अंदरूनी पॉलिटिकल और मिलिट्री IRGC विंग के बीच में काफी झड़पें चल रही हैं, काफी उनके अंदर डिफरेंसेस हो रहे हैं और उसके अंदर क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव क्या वो पेश करते हैं वार्ता के लिए आगे पॉइंट्स, वो देखने की कोशिश कर रहे थे। पहले संसद के अध्यक्ष गलीवाफ ने दो टूक कहा था, हम धमकियों के साथ किसी तरह की बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे।
पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान पर अपने नए पत्ते खोलने की पूरी तैयारी कर ली है, यानी युद्ध की तैयारी कर ली। उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सईद मोहम्मद मरांडी ने एक्स पर लिखा, सभी लोगों को तुरंत यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत छोड़ देना चाहिए। फारस की खाड़ी में मौजूद सभी जहाजों पर सवार नाविकों को भी अपने जहाज खाली कर देने की तैयारी करनी चाहिए। ये खास तौर पर उन जहाजों के लिए बेहद जरूरी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। यानी ट्रंप जिन धमकियों के आधार पर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते थे, वो धमकियां बेअसर रही। ईरान मानने के बजाय और अड़ गया। उसने कह दिया, धमकाओगे तो बात करने इस्लामाबाद नहीं आएंगे, हमारी भी शर्तें सुननी और माननी पड़ेगी। ऐसे में ट्रंप की टीम बुरी तरह फंस गई। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इसी के बाद ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और सीआईए के निदेशक मौजूद थे। अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता कर रहे आसिम मुनीर से कहा कि ईरान की ओर से कोई संकेत दिलाइए कि वो बात करने इस्लामाबाद आएगा, तभी जेडी वेंस की टीम जाएगी। लेकिन जेडी वेंस का एयरफोर्स 2 जहाज खड़ा ही रह गया। ईरान ने कोई जवाब नहीं। साफ हो गया कि इस्लामाबाद पार्ट 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो यूरेनियम पर कोई बात बन पाई, न ही होर्मुज खोलने पर कोई स्पष्ट जानकारी मिली, न ही मुज्तबा खामनेई की तरफ से कोई जवाब आया। इसी के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाकर सीज फायर की गुजारिश करने के लिए कहा। उसी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर की गुजारिश की और ट्रंप ने उसे मान लिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रंप ने सीज फायर किया तो इसके एक बहुत बड़ी वजह भी शामिल है, जिसे ट्रंप किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अनदेखी ट्रंप को बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन सीज फायर बढ़ाने के पीछे मसला सिर्फ यही नहीं था, बल्कि पिछले 24 से 48 घंटों में यूरोप में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ भड़का हुआ गुस्सा और वहां सुलग रहे विरोध वाले बयान भी जिम्मेदार हैं, जिनमें हंगरी के भावी प्रधानमंत्री पीटर माग्यार ने तो नेतन्याहू को उनके देश में आने पर गिरफ्तार करने तक की बात कह डाली। Állami vezetőt, legyen miniszterelnök vagy elnök, nagyon sokukkal beszéltem. Mai nap is talán a kanadai miniszterelnökkel fogok beszélni, holnap a szerb elnökkel fogok beszélni, meg még nem is tudom, hogy... पीटर माग्यार का ऐसा कहना ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक हंगरी को यूरोप में ट्रंप का बहुत मजबूत किला माना जाता था। ऐसे में ट्रंप समझ चुके हैं कि मामला गड़बड़ हो गया है। वहीं ट्रंप की वैचारिक मित्र कही जाने वाली इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कह दिया कि इटली अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाहर खतरनाक हस्तक्षेप है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी ट्रंप को अस्थिर और विरोधाभासी बता दिया। उन्होंने कहा कि आप हर दिन अपनी ही बात काट नहीं सकते। इन सब के अलावा जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रिया और कई दूसरे यूरोपीय देश ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ उबलते दिख रहे हैं। यूरोप में विरोध का सीधा मतलब ट्रंप का कमजोर होना है। ट्रंप कहते रहे कि सीज फायर नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर खुद ही सीज फायर बढ़ा दिया, वो भी अनिश्चित काल के लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या पिछला सीज फायर बैकफायर कर गया, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने एक बार और खुद से ही सीज फायर कर दिया है। इसके क्या बड़े मायने हो सकते हैं, अब ये समझते हैं। ईरान ने कहा नहीं, लेकिन अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने की घोषणा कर दी। जो ट्रंप कहते आ रहे थे कि शर्तें मान लो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जो ट्रंप कहते आ रहे थे कि सीज फायर नहीं बढ़ेगा, उन्होंने खुद ही इसे बढ़ा दिया। सवाल ये कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या मजबूरी या दबाव था जो ट्रंप ने यह फैसला लिया। सवाल यह कि यह शांति की पहल है या फिर कोई नई चाल। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे कुछ बड़े मायने हो सकते हैं। क्या ट्रंप बना रहे एग्जिट प्लान? यह माना जा रहा है कि अमेरिका इजराइल ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। ट्रंप लगातार जीत के दावे करते रहे, लेकिन ईरान पलटवार करता रहा। अमेरिका का भी खासा नुकसान हुआ है।
ये माना जा रहा है कि ट्रंप किसी तरह जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं। धोखा और हमला। ये भी संभावना जताई जा रही है कि युद्ध विराम का विस्तार केवल एक धोखा हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान को अंदेशा है कि ट्रंप सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल सरप्राइज स्ट्राइक की योजना बना सकते हैं। क्या इजराइल को मोहरा बना रहा अमेरिका? एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका इस जंग में इजराइल के कहने पर आया था। अमेरिका की ओर से पहली बार भी जब युद्ध विराम की घोषणा हुई थी तो इजराइल ने नाराजगी जताई थी, साथ ही लेबनान पर भीषण हमले कर दिए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि लेबनान में युद्ध विराम उल्लंघन के बहाने अमेरिका इजराइल को इस युद्ध में झोंक दे। लेकिन ईरान भी इसके लिए तैयार है। माना जा रहा है कि उसने सीजफायर के दौरान अपनी ताकत को और पुख्ता किया, हर तरह की जंग से निपटने के लिए खुद को तैयार किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के संभावित जमीनी हमले से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक लड़ाकों को संगठित करने का दावा किया है। ईरानी युवाओं में सेना और बासित फोर्स में शामिल होने की होड़ लगी है। IRGC ने फॉर ईरान नामक अभियान के तहत भर्ती की न्यूनतम उम्र घटाकर 12 साल कर दी है। इन किशोर सैनिकों को सीधे युद्ध के मैदान में भेजने के बजाय चेक पॉइंट्स, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल केयर और निगरानी जैसे कामों में लगाया जा रहा है। जनफदा ईरान की एक नई और आक्रामक सैन्य लामबंदी मुहिम है जिसके तहत वॉलंटियर्स भर्ती किए जा रहे हैं। वैसे जनफदा का अर्थ है वो जो देश या धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने अपने रिपेयर इंजन फिट कर लिए हैं। बड़े सारे जो है उनके मिसाइल सिटीज़ थे, उनकी एंट्रेंसेस को बर्बाद कर दिया है। तो उनके जितने अंदर मिसाइलें थी और ड्रोन से उनको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। उन सबको उन्होंने क्लियर कर लिया और यकीनन ये कर लिया। फिर अपनी मिसाइल प्रोडक्शन और ड्रोन प्रोडक्शन को काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया और जो उनके कुछ और लॉसेज थे उनको भी कुछ हद तक पूरा दिया। ऐसे में उनकी सेना जो है आगे से ज़्यादा मजबूत है। पश्चिम एशिया के कुछ देशों में भी ईरान के समर्थन वाले गुट हैं, जिन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। ये गुट इस क्षेत्र में काफी असर रखते हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ये काफी सक्रिय हो गए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, ये ईरान का सबसे शक्तिशाली और करीबी सहयोगी है। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ सेकेंड फ्रंट के रूप में सक्रिय है। हुती, यमन के इन विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले और इजराइल पर मिसाइल दागकर ईरान का साथ दिया है। ईरान के इशारे पर ये कभी भी बाब अल मंदेब की नाकाबंदी कर सकते हैं। हमास, गजा में सक्रिय ये गुट ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। कताइब हिजबुल्लाह जैसे गुट इराक में सक्रिय हैं। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में ईरान की मदद करते हैं। होर्मुज में जिस तरह से नाकाबंदी जारी है, उसी तरह सीज फायर को लेकर भी आशंकाओं के बादल गहराए हुए हैं। देख रहा है इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हो गया। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकियों ने नाम पूछकर गोलियां बरसाई थी और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस हमले का बदला लिया था। पहलगाम बरसी पर पीएम मोदी ने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। पहलगाम की बैसरन घाटी आज से ठीक 1 साल पहले 22 अप्रैल 2025 को यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया था। हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। उनका नाम पूछ कर उन्हें गोली मारी गई। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया था। पूरे देश में गुस्सा और दुख का माहौल था। हमले के तुरंत बाद
भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं और भारत ने इस आतंकवादी हमले का बदला लेने का ऐलान किया। फिर 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान के सैन्य एयर बेस को निशाना बनाते हुए भारी नुकसान पहुंचाया। पहलगाम हमले की बरसी के दिन जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा देखी गई। पर्यटन स्थल और संवेदनशील इलाकों से लेकर एलओसी तक सतर्कता बरती गई। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से बदल दिया है। हमले के 1 साल बाद पहलगाम और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। गुजरात के भुज में भारतीय सेना ने अपनी ताकत और तैयारियों का प्रदर्शन किया। सेना के एयर डिफेंस रेजिमेंट ने L-70 एयर डिफेंस गनों का प्रदर्शन किया, जो ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के ड्रोन हमलों को नाकाम करने में बेहद अहम साबित हुई थी। इसके साथ ही ड्रोन की ताकत दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एडवांस ड्रोन तैनात किए थे, जिनका इस्तेमाल निगरानी के साथ ही टारगेट की पहचान और रियल टाइम खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया गया। दुर्गम इलाकों में सेना को अपने ऑपरेशन में इन ड्रोन से काफी मदद मिली थी। इसके साथ ही सेना ने पानी में तेज गति से चलने वाली असॉल्ट बोट्स के जरिए भी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई का अभ्यास किया। ऑपरेशन के दौरान इन नावों को हाई अलर्ट पर रखा गया था, ताकि किसी भी दुश्मन जहाज को सीमा के करीब आने से रोका जा सके। तो वहीं पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की पहली बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश इस दुख की घड़ी में एकजुट है और आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। भारत ने इस हमले के बाद बदला लेने का ऐलान किया था और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। पहलगाम हमले के 1 साल बाद भारत की तरफ से संदेश साफ है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति और भी ज्यादा मजबूत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश के दुश्मनों की हरकतों से पूरी तरह से निपटने के लिए हिंदुस्तान का सरहदी कोना महफूज किया जा रहा है, ताकि गलती से भी दुश्मन गलती करे तो उसके लिए जहन्नुम का रास्ता खोल दिया जाए। इसके लिए खास तैयारी की गई है। सबसे पहले आपको गुजरात के कच्छ ले चलते हैं। बाईस अप्रैल 2025। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों बाद भारतीय सेना ने जो जवाब दिया वो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात की आशंका थी कि इतने बड़े पलटवार से बौखलाया पाकिस्तान रिटेलिएट जरूर करेगा। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गुजरात का कच्छ। कच्छ का ये रण जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही बेरहम भी है। यहाँ की दलदली जमीन और पानी की कमी सेना के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया कि भारतीय सेना न केवल इन मुश्किलों से लड़ना जानती है, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना भी जानती है। टैंकों की गड़गड़ाहट और ड्रोन्स की पैनी नजर के बीच देश की पश्चिमी सीमा आज पूरी तरह सुरक्षित है। प्रकृति की चुनौतियों और सीमा पार की साजिशों के बीच कच्छ का ये प्रहरी आज सीना ताने खड़ा है। आर्मी एडी वॉरियर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लगातार ड्रोन के हमलों को नेस्तनाबूद किया और 5 पाकिस्तानी ड्रोन्स को इस इलाके में मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में भारत एयर डिफेंस सिस्टम का कोई जवाब नहीं है। इसी में से एक है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन।
ये वही हथियार है जिसने पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन को नेस्त नाबूद कर दिया था और पड़ोसी मुल्क की हर साजिशों को नाकाम कर दिया था। ठीक पीछे ये है L-70। जी हाँ, इसे एडी गन कहा जाता है और लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया इन्हीं गन्स ने। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त ड्रिल्स की जा रही है। लगातार इन एडी गन्स के सहारे आपको बता दें जितने भी दुश्मन के ड्रोन्स यहाँ पर आ रहे थे उसे गिराया जा रहा था। मॉडर्न वॉरफेयर में इंडियन आर्मी का पूरा फोकस ड्रोन पर है ताकि जब भी चुनौती आए तब ड्रोन के जरिए इससे आसानी से निपटा जा सके। ये देखिए ये कितना बड़ा एरिया है और अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स रखे हुए हैं। वहाँ पर आप देखें तो अलग अलग तरीके से दुश्मन के एरियाज बनाए हुए हैं, कोई लैंडिंग एरियाज बनाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फील्ड की ट्रेनिंग, ड्रोन ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है आर्मी के जवानों के लिए। केवल ड्रोन ही नहीं, कच्छ के रण में भारतीय सेना के जांबाज T-72 टैंक के साथ भी अभ्यास कर रहे हैं। T-72 वही टैंक है जो ग्राउंड पर वॉर मोड को चेंज करने का मादा रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है और टैंक के ऊपर एक कैप लगाया गया है ताकि ड्रोन अटैक में टैंक को कोई नुकसान ना हो। कोप केज लगाया हुआ है। आप देखिए कि जो ऊपर का जो पूरा ढांचा है उसे कोप केज कहते हैं। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा किस तरीके से लगातार ड्रोन से हमले हो रहे थे, लगातार ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे थे। इसलिए ये कोप केज से ये फायदा होता है कि अगर कोई भी ड्रोन से अटैक होता है इन टैंक्स के ऊपर तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। आपने देखा कैसे पाकिस्तान से लगी सरहद पर भारतीय सेना 24 घंटे अलर्ट पर रहती है और हर वक्त पूरी ताकत के साथ दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार है। पलक झपकते ही दुश्मन की हर साजिश नाकाम कर सकती है। सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। गुजरात के बाद आपको राजस्थान की सरहदों पर लेकर चलते हैं। वहां भी बीते 1 साल में सुरक्षा का स्तर बहुत बदल गया है। यहां भी अगर दुश्मन ने गलती का कोई भी जोखिम उठाया तो उसे बर्बादी के समंदर में डुबो दिया जाएगा। युद्ध का अभ्यास कर रहे भारतीय सेना के जवानों की ये तस्वीर राजस्थान की है। तपती धूप, 50 डिग्री से ऊपर तापमान और उड़ती रेत के बीच भारतीय सेना के जांबाज दिन रात डटे हैं। जवान जिस जगह युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं वो राजस्थान की पश्चिमी सरहद है। 1070 किलोमीटर लंबी ये सीमा सेना के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा के उस पार सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि कई आतंकी ठिकाने भी हैं। सरहद के उस पार से दुश्मनों ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारतीय ठिकाने एयर डिफेंस के कारण इतने मजबूत थे कि इस पश्चिमी सरहद पर कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय सेना आधुनिक तकनीक से लैस थी और इसकी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आधुनिक तकनीक जैसे कि आकाश तीर का इस्तेमाल करते हुए सभी वेपन पोजीशंस पर रियल टाइम फ्लाइंग इंफॉर्मेशन को पहुंचाया गया, जिसका इस्तेमाल करते हुए आने वाले हवाई टारगेट्स को नष्ट कर दिया गया। दुश्मन के टारगेट को उसी के इलाके से ट्रैक किया जाता है और लेयर्ड एयर डिफेंस के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। जब पाक की तरफ से ड्रोन भेजे गए तब जवानों ने किस तरह उसे नष्ट नाबूद कर दिया था, ये भी आपको सुनाते हैं। दी गई सिखलाई के अनुसार मैंने अपने सेक्शन के बोफोर्स L-70 गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन के द्वारा मैंने उन्हें इंगेज कराया। टैक्टिक्स को ध्यान में रखते हुए सटीक गोलाबारी के द्वारा उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। युद्ध का स्वरूप अब बदल चुका है। इसी को देखते हुए अशांत भारतीय सेना ने अश्नि प्लाटूनों के माध्यम से अपनी संरचना को अधिक चुस्त, तेज और प्रभावी बनाया है। अश्नि प्लाटून ड्रोन से निशाने की जानकारी जुटाने और फिर सटीक हमला करने में एक्सपर्ट है। ये प्लाटून अब सेना का अहम हिस्सा बन चुके हैं।
मॉडर्न युद्ध में किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो अश्विनी प्लेटून है पीछे, वो उसका सबसे जीता जाता उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध के बीच में ही इस तरह के कमांड सेंटर क्रिएट किए जाते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी से, ड्रोन सर्वेलेंस से दुश्मनों के ठिकाना का पता लगाया जाता है।